सभी पत्रकार साथियों का आज मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बड़ा कीमती समय निकालकर हमारे कार्यालय में आने का कार्य किया। क्योंकि हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह रखी थी, फिर किसी कारणवश हमें समय बदलना पड़ा, जिसको आपने स्वीकार किया और हमारे यहाँ कार्यालय पहुंचे। आपका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। आज हमारे बीच हमारे पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे और आज अभी वर्तमान में चेयरमैन सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो सुभाष बराला जी हमारे बीच में है। और हमारे साथ जिला के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, जिला महामंत्री प्रवीण पोगले जी, विनोद तोशावर जी हम हमारे बीच में है। तो मैं सुभाष बराला जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात को शुरुआत करें। स्वागत है सब पत्रकार मित्रों का, छायाकार मित्रों का। अभी जो विधानसभा का सेशन हरियाणा प्रदेश का चल रहा है, इस सेशन का जो पहला चरण था, जिसमें महामहिम राज्यपाल अभिभाषण होने के बाद उस पर चर्चा, मुख्यमंत्री जी का जवाब और उसके बाद हरियाणा प्रदेश का जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट पे आज अपनी बात रखने के लिए आपके बीच में आया हूं। समय जैसे सप्रा जी ने कहा बदला गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 8 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, इस सरकार ने पूर्व में 5 साल और बाद का एक गठबंधन का कार्यकाल हरियाणा प्रदेश को समग्रता के साथ सब क्षेत्रों में आगे लेकर के जाने का, यानी कि एक समग्र विकास हरियाणा प्रदेश का हो, इसका जो प्रयास शुरू किया था, वो प्रयास अब भी जारी है और उसके परिणाम हरियाणा प्रदेश में दिखने लगे। हम हरियाणा वासियों का यह सौभाग्य है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की गतिशील सरकार और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की लगातार काम करके रिजल्ट देने वाली सरकार के कारण से आज हरियाणा प्रदेश काफ़ी मायनों में हमें आगे बढ़ता हुआ और बढ़ा हुआ दिखाई भी दे रहा है। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं, जब हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार 2014 में आई थी और 2015 में पहला बजट हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत किया था, उससे लेकर के अब तक की निरंतर बढ़ोतरी की अगर बात करूं तो 37,000 यानी कि 37,500 करोड़ का बजट उससे पूर्व की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लिए प्रस्तुत किया था। और वर्तमान का जो बजट है वो 1,83,000 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री हरियाणा ने वित्त मंत्री के नाते हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में हरियाणा प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया है। यानी कि अगर हम प्रतिशत में वृद्धि के हिसाब से बात करें तो हर साल 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी आपको इस बजट में दिखाई देती है। और उसमें भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें, 2014 में 4700 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो वर्तमान में बढ़कर के 57,000 करोड़, यानी कि 4700 करोड़ से 57,000 करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें आपको वृद्धि दिखाई देती है। हरियाणा प्रदेश कृषि आधारित प्रदेश है। इस प्रदेश में
हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है, या सीधे सीधे खेती करता है या मजदूरी करता है, खेती और मजदूर है। अगर खेती के बजट की बात करें तो उसमें ये सरकार आने के बाद 40% की वृद्धि हुई है। इस सरकार के आने से पहले अगर पिछले 10-12 सालों के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी रोजगार की बात करें तो आंकड़ा 50-52 हजार तक में सिमट जाता है। लेकिन इस सरकार की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार अभी तक सरकार दे चुकी है, और अप्रत्यक्ष की बात करें तो 12 लाख से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट रोजगार की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, इसमें लाभ मिला है। और भविष्य में भी इस अगले 1 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में ये सरकार ने तय किया है कि लगभग 65,000 के आसपास बेरोजगार नौजवानों को सरकारी रोजगार दिया जाएगा। इस बात की योजना सरकार बना करके चल रही है। बहुत सारी जो आधारभूत ढांचे रहते हैं सरकार के प्रदेश को आगे लेकर के जाने के लिए, और साथ में जनता की सुविधा के लिए, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 56 नागरिक अस्पताल थे, और अगर आज की बात करें तो वृद्धि इसमें होकर के आज 31 की संख्या बनती है। प्रदेश में लिंग अनुपात की बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश इस मामले में बड़ा पिछड़ा हुआ था, देश में अग्रणी था, 871 का आंकड़ा था ये सरकार आने से पूर्व में, और वर्तमान की बात करें तो 913 की बढ़ करके आंकड़ा हुआ है, जो देश में सर्वाधिक इस प्रकार के जो अनुपात वाले हैं, लिंग अनुपात, उन प्रदेशों में हरियाणा प्रदेश की गिनती होती है। चिकित्सा शिक्षा की, जैसे मैंने चिकित्सा की बात करी, तो चिकित्सा शिक्षा की अगर बात करें, हमारी सरकार आने से पहले जो MBBS की सीटें हैं, जिसके बारे में बड़ी चर्चा होती है, डॉक्टरों की नियुक्तियां कई बार दिखता है कि बहुत सारे PSC CSC हॉस्पिटल में कमी भी दिखाई देती है, उसको पूरा करने के लिए जो पूर्व की सरकारों में गंभीर प्रयास नहीं हुए थे, उन प्रयासों का एक परिणाम है कि 750 सीटें उस समय थी MBBS के छात्रों की, और वर्तमान में बढ़ करके इनकी संख्या 1735, यानी कि लगभग 1000 के आसपास की वृद्धि इन 8 सालों के अंदर MBBS के छात्रों की जो सीट है उसके अंदर हुई है। इसी प्रकार से अगर शिक्षा की बात करें तो सांस्कृतिक मॉडल स्कूल हैं, 13 इनकी संख्या थी। अब जो बढ़ करके अगर हम बात करें तो इसमें 138 की इसमें संख्या है, यानी कि जो अगर बात करें तो ये 10 गुना उस समय के अनुपात से वर्तमान में है। इसी प्रकार से अगर हम शिक्षा क्षेत्र की ही बात करें तो बहुत सारे मामलों में हम लोग आगे बढ़े हैं। आधारभूत ढांचे की जैसे मैं बात कह रहा था, 24 घंटे बिजली हमारे सरकार आने से पहले 538 गांवों में थी, आज 5681 गांव में आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। कहीं अगर कोई उसमें कटौती भी होती है, बहुत सारे गांव में हुई है, ये बात आपके सामने कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके कारण से है कि वहाँ लाइन लॉसेस जहाँ बढ़ते हैं वहाँ इसके अंदर कई बार हम लोगों को कटौती भी इसमें दिखाई देती है। ये सरकार आने से पहले महिला पुलिस थाने प्रदेश के अंदर 2 संख्या थी, आज बढ़कर के 33 हुई है। शहीद परिवारों में जहाँ तक नौकरी की बात करें,
यह सरकार आने से पहले 6 परिवारों में नौकरी दी गई थी और अब ये आंकड़ा 360 का जाकर के इसमें पहुंचता है। कितनी गुणात्मक वृद्धि इसमें हुई है। भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक सहायता की जहाँ तक बात है, ये सरकार आने से पहले 3,000 रुपये मासिक उनको ये सहायता मिलती थी और वर्तमान में हमारी सरकार ने इसको बढ़ा करके 10,000 रुपये प्रति महीने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली अगर बात करूं तो सरकारी जो महिला कॉलेज हैं उनकी संख्या 29 थी, अब बढ़ करके इनकी संख्या 60 हुई है। गन्ने का जो भाव जिसके बारे में विपक्ष के लोग लगातार चर्चा करते रहते हैं, हमारी सरकार आई उसमें 310 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाता था। आज 372 रुपये के साथ पूरे देश के अंदर सर्वाधिक गन्ने का भाव ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दे रही है। श्रमिकों को दिव्यांग होने पर जो आर्थिक सहायता इस सरकार के आने से पहले दी जाती थी वो 30,000 रुपये थी, अब बढ़कर के वो 1.5 लाख रुपए हुई। इसी प्रकार से श्रमिक कोई विशेष काम करते हैं तो उनको एक पुरस्कार राशि मिलती थी, पहले 51,000 रुपये थी। ये सरकार आने के बाद इसमें बढ़ोतरी करते हुए ये 2 लाख रुपए उनको दी गई है। इसी प्रकार से अगर कृषि क्षेत्र की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि 40% के आसपास कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया है, तो किसानों की जहां फसलें खराब होती हैं उसमें अगर मुआवजे की हम चर्चा करें, ये सरकार आने से पहले केवल 1158 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया था प्राकृतिक आपदा के कारण से उनकी फसल खराब होने पर। लेकिन हमारी सरकार ने इन 8 सालों के अंदर 9,414 करोड़ रुपए इसमें किसानों को देने का काम किया, जो बहुत बड़ी अमाउंट इसमें होती है। अगर कोई इसकी ओवरऑल अगर हम चर्चा करें इस बजट की, तो आप लोग देखेंगे कि इस बजट के अंदर कोई नया टैक्स सरकार ने नहीं लगाया। नया टैक्स नहीं लगाने के बावजूद भी बजट के अंदर 11.6% की वृद्धि पिछले साल की अपेक्षा जो हुई है, वो वास्तव में एक बड़ी बात हरियाणा प्रदेश के लिए है। और ये क्योंकि देश ने आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश किया है, ये अमृत काल का पहला बजट है, इसलिए इस बजट के ऊपर निगाहें भी आम आदमी की लगी हुई हैं। इसलिए इस बजट में विशेष रूप से बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि सुविधाएं आम आदमी को दी गई है, और उसमें खास करके अगर वृद्धों की बात करें, हमारी जब सरकार आई थी 1,000 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को दी जाती थी। हमने वायदा किया था पहले कार्यकाल में उसको 2 गुना करने का, वो 2 गुना कर दी थी, और आज वो लगभग 3 गुना के आसपास आप लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है। 2,750 रुपये प्रति मास बुजुर्गों को ये पेंशन हमारी सरकार ने देनी शुरू करी है। इसी प्रकार से अगर हम मोटे तौर पे बजट की बात करें तो 2014 से लेकर के 22-23 के मध्य हरियाणा की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो 5.62 रही है, जो कि राष्ट्रीय जो वृद्धि दर है जीडीपी में वो 4.58 है, यानी कि उससे कहीं अधिक आज भी ये दिखाई दे रही है। और ये हम सब देखिए, बजट में इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है। निश्चित रूप से जब इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट एयरपोर्ट जैसे आते हैं तो भविष्य के लिए इसके रास्ते खुलते हैं। अगर अनऑफिशियली बात करें तो पिछले दिनों यहाँ डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बहुत सारे हेल्थ सेक्टर के लोग मिलने के लिए आए थे, तो उनमें इस बात के प्रति बड़ी उत्सुकता है कि हिसार क्षेत्र में हमारे अपने प्रदेश के लिए भी और
दो पड़ोसी प्रदेश बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, राजस्थान भी पंजाब भी, उसके लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो सकती हैं, इस बात की संभावनाएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन बराला जी पिछले 40-50 साल से हिसार का जो सुपर हॉस्पिटल है वो बिल्कुल मतलब उसकी हालत ऐसी है, कई बार डॉक्टर कमर गुप्ता ने भी कहा कि इसको उसकी जगह चुनी जा रही है, लेकिन अभी तक अभी 8 साल तो आपकी सरकार ही रही है। उस पर बजट में या कोई भी चर्चा इस तरह की नहीं है, जैसे अभी गुड़गांव को भी 700 बेड का हॉस्पिटल आप लोगों ने बजट में दिया है, तो आपको लगता नहीं कि एयरपोर्ट और एलिवेटेड रोड से जरूरी, क्योंकि कोरोना में तो सबसे ज्यादा जरूरत हॉस्पिटल की जी, देखिए निश्चित रूप से जो आप जो कह रहे हैं पर्टिकुलर इस बात की चर्चा नहीं है, लेकिन तो भी हम बात करें तो स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए जो 9647 करोड़ रुपए का बजट प्रदेश की सरकार के द्वारा रखा गया है, ये बजट इसी प्रकार से है कि जिसमें पर्टिकुलर किसी काम के लिए बजट नहीं होता, तो इसमें से जो बजट एक विशेष क्षेत्र के लिए अलॉट किया, इसमें से पैसा आ सकता है। बराला जी, आपने किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा कि बस किसानों के लिए बजट रखा है, ग्राम खेत खलिहान मार्गों का निर्माण जो करवाने का भी काफी पैसा लगाया है, लेकिन कई गांवों में आरयूपी बने हुए हैं, उनकी कई कई दिन पानी के भरे रहते हैं, उसके लिए भी क्या प्रावधान है? देखिए निश्चित रूप से बड़ा सही सवाल उठाया आपने। जो आरयूबी बने हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें कई बार पानी खड़ा दिखाई देता है। पिछले 3 या 4 महीने पुरानी बात है, जो केंद्रीय बजट है, जैसे हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बजट से पहले अलग अलग अपने उनसे चुने हुए प्रतिनिधियों से बैठक की थी, इसी प्रकार से केंद्रीय बजट से पहले हमारे सब सांसदों ने केंद्रीय जो मंत्रालय हैं उनके वरिष्ठतम अधिकारियों से बैठकें की थी और इस विषय में वहाँ चर्चा आई है। हमारे सांसदों ने विशेष रूप से, हमने भी लिखित में ये जो समस्या है ये उठाई थी हमारे सांसद के सामने, और वो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से केंद्रीय अधिकारियों के रेल अधिकारियों के सामने उठाई है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भविष्य में, क्योंकि ये रेल का जो विभाग है प्रदेश और केंद्र दोनों के इस अधिकार क्षेत्र में आता है, और जो रेल की पटड़ी के नीचे का जो पार्ट है खास करके वो केंद्र सरकार का जो मंत्रालय के अंदर आता है, अधीन आता है, उसमें निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है भविष्य में इस चीज का इलाज होगा। नगरवा धाम को रेलवे से जोड़ने की कई बार मांग होती है। देखिए इस बजट में उसकी कोई क्योंकि ये केंद्रीय बजट में भी नहीं, हरियाणा के प्रदेश के बजट में इस बात की चर्चा नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज जो पुराना बनने जा रहा है, हाँ जी, चाहिए। अब वो तो अभी सरकार का, केंद्र सरकार का भी हरियाणा सरकार का भी ये फैसला है कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो, और वो आपके जो गुना है आपका पुराना क्षेत्र, उसके बड़ा नज़दीक, टोहाना के भी नज़दीक, फतेहाबाद के नज़दीक रसूलपुर में वो खोला गया है, संत रविदास जी के नाम से होगा, और इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी व्यवस्थाएं इन चीज़ों की कर रखी हैं। ई टेंडरिंग को लेकर बड़ा जो स्टेट में फिलहाल पंचकुला में जो सरपंच धरने पर बैठे उन्हें 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है रोड खाली करने में। देखिए ये प्रदर्शन करने का, धरना देने का सब लोगों का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ अधिकार के साथ हमारी जिम्मेवारियां भी होती हैं। निश्चित रूप से हम अपने अधिकार की भी चर्चा करें और जिम्मेवारियों की भी चर्चा करें तो हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।